नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी बहुत ज़ोरों की चल रही होगी। बहुत सारे विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह की तैयारी में भी लगे हुए हैं। कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं आए हैं, वो अगली क्लास की पढ़ाई कैसे करें ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि नदी की धारा ये नहीं देखती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी धारा प्रबल बहती रहती है। तो आप भी अपने अध्ययन की धारा को निरंतर बढ़ाते रहें। कौन सा एग्ज़ाम कब आएगा, थोड़ी निगरानी आवश्यक है, ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी अध्ययन की धारा, कलाकृति निर्माण की धारा को बनाए रखें, रोज़ अभ्यास करें। जैसा कि मैंने पिछले दिनों बताया था कि वेस्टर्न आर्ट क्यों नहीं समझ में आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। वेस्टर्न आर्ट की इसलिए नहीं समझ में आता है कि जो हम पढ़ते हैं उसके अनुरूप हमने अब कभी अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पे कला निर्माण नहीं किया। यदि आप अति यथार्थवाद पढ़ते हैं, अति यथार्थ को आप जितना समझ सकते हैं उसके अनुसार जैसी कला आप बना सकते हैं बनाएं, आपको समझ में आ जाएगी। प्रभाववाद के जो नियम सिद्धांत जो आप पढ़ते हैं वैसी कला कृतियाँ निर्मित करें, 1 2 3, आपको प्रभाववाद पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार आज के जो मूल है, आज जिस विषय पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं वो है दादावाद। और दादावाद आप सबका प्रिय चैप्टर। आप लोग हमेशा चाहते हैं कि दादावाद के विषय में एक अच्छी जानकारी मिले, तो लीजिए हम दादावाद को बताते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि ये बोझिल होने वाला वीडियो होता है। अक्सर लोग कहते हैं पढ़ना है, मैं कोशिश करता हूँ कि सरल करके आपको पढ़ाऊँ, आपको बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं हम दादावाद। दादावाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत का एक दार्शनिक और कलात्मक आंदोलन था। क्या था? दार्शनिक और कलात्मक आंदोलन था। कब का? 20वीं सदी की शुरुआत का। इसमें यूरोपीय लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के एक समूह ने, कलाकारों, बुद्धिजीवियों और लेखकों के एक ग्रुप ने एक संवेदनहीन युद्ध, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके विरोध में रचनात्मक अभ्यास किया, कलात्मक सृजन किया। दादावादियों ने युद्ध में योगदान करने वाले जो सत्ताधारी अभिजात्य वर्ग थे उनके खिलाफ एक आक्रामक हथियार के रूप में ऐसी बेतुकी कृतियों का निर्माण किया जो निसंदेह उस समय आलोचना के पात्र बनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस समूह के लोगों के लिए दादा एक आंदोलन नहीं था, इसके कलाकार नहीं थे और इनकी कला भी नहीं थी। कितनी रोचक बात है। हम लोग एक कलाकार ग्रुप बनाएं, अब बोले मेरा कोई ग्रुप नहीं है, इसमें ये कलाकार, ये दादा नहीं है, इनकी कला भी कला नहीं है और ना ही ये कोई कलाकार है। सब समझ गए? तो इसका मुख्य तथ्य क्या है दादावाद का, आइए हम शुरुआत से जानते हैं। दादा आंदोलन 1910 के दशक में मध्य में, यानी 1915-16 के आसपास ज्यूरिख में शुरू हुआ, जिसका शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से घिरे हुए यूरोपीय राजधानियों से आए हुए शरणार्थी कलाकार, जितने भी यूरोपीय राजधानी थी उन सब जगहों के जो कलाकार थे वो सब भाग करके शरणार्थी के रूप में ज्यूरिख में इकट्ठा हुए थे। जो लेखक, कलाकार और भी बुद्धिमान जीवी सब लोग थे। तो दादावाद के सदस्य जो थे, सभी बात सब कहें पिछले के, तो घनवाद, अभिव्यक्तिवाद और भविष्यवाद से प्रभावित थे। लेकिन इसका विकास एक अभिव्यक्तिपूर्ण उन्माद के रूप में हुआ, एक आक्रोश के रूप में हुआ, एक एक्साइटमेंट के रूप में हुआ, है ना, कि हमको भाई ये चीज़ पसंद नहीं है, ये युद्ध यार फालतू का थोप दिया गया, हमको इस युद्ध का कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच करके उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया। क्या किया प्रोटेस्ट में, बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप जानिए कि इसमें संगीत, साहित्य, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रदर्शन कला और फोटोग्राफी और कठपुतली कला, इन सभी विषयों में कलाकारों ने कार्य किया और सभी का उद्देश्य अपनी कलात्मक सृजन से राजनीतिक अभिजात्य वर्ग को भड़काना था। उसको ऐसा आर्ट बनाओ कि देख के वो भड़क जाए, समझ गए, उसको गुस्सा आ जाए, उसको आक्रोश आ जाए, उसको उत्तेजना आ जाए, और मेरी कला से यदि वो अपमानित हो सकता है तो अपमानित हो जाए। हम कला के द्वारा उसका कितना अपमान कर सकते हैं। जो अभिजात्य वर्ग, जिन लोगों ने ज़बरदस्ती
हमारे ऊपर ये विश्व युद्ध थोप दिया है, जिसके कारण हम लोगों को इतना, पूरी जनता को इतना कष्ट झेलना पड़ा है, उन लोगों का विरोध करने के लिए हम किस प्रकार की कला निर्माण करें, ये दादावाद के अंतर्गत देखा गया। दादा का जन्म यूरोप में ऐसे समय में हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता यहाँ के नागरिकों के सामने थी। पेरिस, म्यूनिक और सेंट पीटर्सबर्ग आदि शहरों से मजबूर होकर कई कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों ने ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इन लोगों ने शरण लिया और 1917 के मध्य तक जिनेवा और ज्यूरिख शहर अवांगार्द आंदोलन के प्रमुख कलाकारों का अड्डा बन गया था। इसमें हांस आर्ट, ह्यूगो बॉल, स्टीफन ज़्विग, त्रिस्टन ज़ारा, एल्स लास्कर, एमिल लुडविग, ये सब कलाकार शामिल थे, है ना। लेखक और पत्रकार क्लेयर गॉल के अनुसार स्विट्जरलैंड के कॉफ़ी हाउस में अभिव्यक्तिवाद, घनवाद, भविष्यवाद की साहित्यिक और कलात्मक चर्चाओं में वे इस तलाश में थे कि दादा क्या बनेंगे, दादा का क्या स्वरूप होगा। उन्होंने अपने आंदोलन के लिए जो नाम तय किया था वह नाम था दादा। दादा का अर्थ क्या होता है? फ्रांसीसी भाषा में दादा का अर्थ होता है हॉबी हॉर्स। अब हॉबी हॉर्स क्या हुआ? अरे वही खेलने वाला घोड़ा भाई, लकड़ी का भी होता है, आप जानते हैं ना, वो हॉबी हॉर्स। और शायद केवल बकवास, दादा का एक और डिक्शनरी के रूप में हम अर्थ देखते हैं तो शायद केवल बकवास शब्दांश है जो स्पष्ट रूप से निरर्थक कला के लिए एक उपयुक्त नाम है। अब जिस कला का कोई अर्थ ही नहीं है उसके लिए क्या नाम, उपयुक्त नाम है बकवास। आप भी पेंटिंग देखते हैं, नहीं समझ में आती है, फालतू लगता है तो कहते हैं ना बकवास है, वैसे ही बकवास। एक लुंज पुंज समूह में एक साथ होकर इन लेखकों और कलाकारों ने राष्ट्रवाद, तर्कवाद, भौतिकवाद और किसी भी अन्यवाद जिसे उन्होंने महसूस किया कि यह एक संवेदनहीन युद्ध होने में इन सब का योगदान है, इन सब ने सहयोग किया है, उसको चुनौती देने के लिए किसी भी सार्वजनिक मंच का हम इस्तेमाल किया। समाज को युद्ध रूपी विनाशकारी दिशा में जाते हुए देखकर उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका या इसकी परंपराओं का कोई हिस्सा नहीं होगा, विशेष रूप से कलात्मक परंपराओं का कोई हिस्सा नहीं होगा। वैसी कलात्मक परंपराएं जिसका युद्ध में कोई योगदान है, जो इस तरह के वातावरण पैदा करता है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं होगा। हम गैर कलाकार हैं, गैर कला का निर्माण करेंगे, क्योंकि कला दुनिया के में बाकी सब कुछ जो भी है वैसे भी कोई मतलब का नहीं है, किसी का कोई अर्थ नहीं है। दादावाद के विचार क्या थे? जो 3 बुनियादी विचार हैं, हम अभी उस पर चर्चा करेंगे। दादा आंदोलन के 3 बुनियादी विचार थे: सहजता यानी सरलता, इनकार या निषेध, और बेतुकापन। इन 3 विचारों को रचनात्मक अराजकता की एक विशाल श्रृंखला में कलाकारों ने व्यक्त किया। सहजता क्या है? व्यक्तित्व के लिए एक अपील थी और व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोशपूर्ण आवाज़ थी। गांधी जी ने क्या कहा था? कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल उसके आगे बढ़ा दो। ये सहजता है, लेकिन इसके साथ ही यह उस व्यवहार के खिलाफ एक आक्रोशपूर्ण आवाज़ है, एक आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति है। तो दादावादियों ने कहा कि सबसे अच्छी कला भी एक नकल है और बेहतरीन कलाकार भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। रोमनियाई कवि और जो डेमोन्स्ट्रेशन आर्टिस्ट थी, प्रदर्शन कलाकार थे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे, त्रिस्टन ज़ारा। इनके 1896 में जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु। इन्होंने लिखा है कि साहित्य कभी भी सुंदर नहीं होता, यानी कला कभी भी सुंदर नहीं होती, क्योंकि सुंदरता मर जाती है। यह लेखक या कलाकार और दर्शक के बीच का बिल्कुल निजी मामला है। मेरा और जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरी कलाकृति है और उसके दर्शक जो है, उसके निजी मामला है। क्या है? साहित्य या कला।
उस अंदर की बात है भाई। और उसके बाद ही कलाकार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक दादावादी के लिए इनकार का अर्थ है, इनकार यानी निषेध का अर्थ है कि मनोबल को बढ़ाकर कला संस्थाओं को मजबूती देना, यानी हम अपने आत्मबल को बढ़ाएं और अपने कलाकार के संगठन को बढ़ाएं। कैसे? जब हम उधर की उन ताकतों का निषेध करें। कैसे करेंगे? जब हमारे पास ग्रुपिंग में ताकत होगी। ठीक है। उन्होंने कहा कि नैतिकता ने हमें दान और दया की भावना दी है। हमारे जो इथिक्स हैं, हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, नैतिकता हैं, उन्होंने हमें दान और दया की नैसर्गिक भावना दी है। और नैतिकता सभी के रगों में चॉकलेट की तरह का एक इंजेक्शन है। अच्छा बुरा से बेहतर नहीं है। एक सिगरेट बट और एक छाता जैसी साधारण दिखने वाली वस्तुएं भी भगवान के समान महान है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा हिंदुस्तान की अपनी परंपरा से देख के जाता हूँ। अभी गांधी जी के गाल वाला उदाहरण दिए थे, है ना। अब दूसरा उदाहरण सुनिए, इनकार पे, सामान्यीकरण पे कह रहे हैं। साधारण वस्तुओं को बोल रहे हैं कि वो भगवान जैसे महान हो सकते हैं। अब आप अपने यहाँ की घटना को देखिए, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। प्रहलाद क्या थे? उन्होंने अपने पिताजी को कहा ना कि पिताजी ये साधारण स्तंभ नहीं है, ये भगवान है, इसको प्रणाम कीजिए। ठीक है, ये साधारण वस्तु नहीं है, पिलर, स्तंभ हिंदी में बोलते हैं, स्तंभ को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु है। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? लाओ मैं इस स्तंभ को तोड़ देता हूँ। तोड़ दिए पिलर, निकल गए भगवान विष्णु। समझ गए? यानी प्रत्येक चीज एक विरोध है, एक जो हमारी सहजता है, हमारा निषेध जो है, वो भी हमारी उस आक्रोश के खिलाफ में, जो हमारे युद्ध के विभीषिका को तैयार करने में जिन लोगों ने सहयोग किया, उसके खिलाफ एक आवाज़ है। हर चीज़ का मायावी महत्व है। मनुष्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ समान महत्व का है और सब कुछ अप्रासंगिक है, किसी का कोई प्रसंग नहीं है। अंत में सब कुछ बेतुका है, सब कुछ विरोधाभासी है। ये सब सद्भाव का विरोध करता है। जारा ने दादा मैनिफेस्टो 1918 में लिखा था, उसकी शानदार अभिव्यक्ति थी। वो लिखते हुए भी क्या लिखता है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि मैं एक घोषणा पत्र लिखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक घोषणा पत्र लिखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कुछ चीज़ें कहता हूँ। सैद्धांतिक रूप से मैं घोषणा पत्र के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं सिद्धांतों के खिलाफ हूँ, है ना। एक अलग तरह की द्व्यर्थी बातें, हम इसके खिलाफ भी हैं तो इसको लिख क्यों रहे हैं। अब यहाँ पे भाई महाभारत की बात मैं आपको सामने रखूँ। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्य अधिकार वस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ बेटा, फल की चिंता मत करो। ठीक है। इसका अर्थ इसी के आधार पे भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? बेटा मारो सबको, किसी का कोई प्रसंग नहीं है, कोई प्रासंगिक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कौन मार रहा है, कौन मर रहा है, ये सब मत सोचो। कौन चच्चा है, बाप है, दादा है, मत सोचो, मारो, मैं मार रहा हूँ। तो समझे। अब यह घोषणा पत्र यह दिखाने के लिए जारा ने लिखा कि लोग हवा का एक ताज़ा घूंट लेते हुए एक साथ कई विपरीत कार्य भी कर सकते हैं। निरंतर विरोधाभास के लिए मैं कार्रवाई करने के भी खिलाफ हूँ और पुष्टि के लिए भी मैं कार्रवाई करने के खिलाफ हूँ। मैं ना तो ही पक्ष में हूँ, ना ही मैं विपक्ष में हूँ, ना मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे सामान्य ज्ञान से नफरत है, क्योंकि सब चीज़ों की तरह दादा बेकार है। ये दादावाद का घोषणा पत्र था। दादा कलाकार कौन कौन से थे? आपको दादावाद के कलाकारों के नाम कुछ बता दूं और उनकी कृतियों को भी मैं साथ में बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। सबसे पहला नाम उस कलाकार का है जो रेडीमेड वस्तुओं को आपके सामने रखते थे। कौन थे रेडीमेड के लिए? आप लोग जानते हैं उनका नाम? जी हाँ, मार्शल ड्यूशम। मार्शल ड्यूशम 1887-1968 ये रेडीमेड प्रोडक्ट्स के, रेडीमेड वस्तुओं को उठाते थे, उससे काम किया। इन्होंने यूरिन पॉट को व्यवस्थित किया। एक पोस्ट कार्ड पे एक
तस्वीर मोनालिसा की बना करके उस पर मूछ और लगाई, बोतल रैक वगैरह रखा। एक रेडीमेड प्रोडक्ट में टेबल के ऊपर एक साइकिल का पहिया रख करके भी इन्होंने काम किया, है ना। ये सब अभिव्यक्ति उनकी है। दूसरे कलाकारों में हम जीन या हांस सार्प को जानते हैं। शर्ट फ्रंट और फोर्क इनकी कृति है। ह्यूगो बॉल आर्टिस्ट बहुत अच्छे रहे, करावने। दादा घोषणा पत्र आधुनिक कविता के रचयिता एमी हेनिंग्स। घुमंतु कवि और कैबरे डांसर सेंटियस त्रिस्तन जारा, मार्शल जेनेको, बिशप देश, ये सब सोफी ताउबेर। एब्स्ट्रैक्ट मोटिव के साथ ओवल कंपोजिशन इन्होंने बनाया था। फ्रांसिस पिकाबिया जैसे कलाकार, ये फ्रांसिस पिकाबिया की आप कृति देख रही हैं। ये सब दादावाद के कलाकार हैं। दादावाद की अभिव्यक्ति इन्होंने प्रस्तुत की। दादा कलाकारों को एक शैली में वर्गीकृत करना मुश्किल है। इनको कोई एक शैली में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते भाई। ये कोई कठपुतली कला में काम कर रहा है, कोई फोटोग्राफी और मोन्टाज बना रहा है, कोई बॉडी पेंटिंग कर रहा है, बॉडी आर्ट प्रेजेंट कर रहा है, तो कई तरह के काम दादावाद में हुए। कोई रेडीमेड बनाया। एलेक्जेंडर सैकरॉफ नामक आर्टिस्ट को जानते हैं आप? एलेक्जेंडर सैकरॉफ, है ना। ये एक डांसर थे, पेंटर थे और कोरियोग्राफर थे। एमी हेनिंग्स भी एक कैबरे कलाकार थी और कवियत्री थी। सोफी ट्यूबर वो भी एक डांसर रही हैं, कोरियोग्राफर रही हैं, फर्नीचर और टेक्सटाइल डिजाइनर भी रही हैं और कठपुतली कलाकार भी थी। तो एक साथ कई विधाओं में इन लोगों ने काम किया था। मार्शल दूसा ने भी पेंटिंग बनाई, मूर्तियाँ बनाई, फिल्म बनाए और एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के रूप में भी कामुकतापूर्ण कई अभिव्यक्ति प्रेजेंट किया। फ्रांसिस पिकाबिया एक संगीतकार थे, कवि थे, कलाकार थे। अपने नाम को उन्होंने एक फेमस किया था नो पिकासो। नो पिकासो के रूप को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने अपनी रचनात्मकता दिखाई। पिकाबिया ने इस नाम की छवियों का, उनके नाम से शीर्षक वाली और उनके नाम से हस्ताक्षरित कलाकृतियों का निर्माण किया। दादा कलाकारों की क्या कला शैलियाँ थी, है ना। अब इस पर बात करते हैं। रेडीमेड कला के रूप में रिप्रेजेंट किए गए ऑब्जेक्ट, फोटो मोन्ताज, कला कोलाज, फिल्म, विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनाए गए प्रेजेंटेशन, इंस्टॉलेशन, ये सब दादावादियों के द्वारा विकसित कला रूप थे। अब इनकी कला के क्या पहलू थे? दादावादियों ने लोगों की नज़रों में हल्की अश्लीलता और व्यंग्यात्मक हास्य, विजुअल सेंटेंसेस और रोज़मर्रा की वस्तुओं जैसे कला के रूप में इनको नामित किया। अब यूरिनल पॉट क्या है भाई? रोज़मर्रा की वस्तु है, तो आप समझ ही रहे हैं उसका क्या उपयोग होता है। तो उसको भी आर्ट के रूप में प्रेजेंट किया। मार्शल दूसा ने पोस्टकार्ड के आकार की एक मोनालिसा की एक प्रति पर मूछे पेंट करके और नीचे एक अश्लील शब्द लिख दिया। उल्लेखनीय एक मुद्रालय पे हस्ताक्षर करके उसका फाउंटेन टाइटल से हस्ताक्षर किया। ये सब काम एक विद्रोह के सूचक ही है। जनता और कला समीक्षकों दोनों ने उन कलाकारों का विद्रोह किया। दादावासियों का बेतहाशा मजाक बनाया और उनका उत्साह संक्रामक था। इसलिए इस गैर आंदोलन का प्रभाव ज्यूरिख से यूरोप और न्यूयॉर्क और अन्य हिस्सों में भी तेजी से फैल गया। और जिस तरह मुख्य धारा के कलाकार इस पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, उसी तरह 1920 के दशक की शुरुआत में दादा सच्चे रूप में खुद को भंग कर दिए। यानी यह आंदोलन 1916 से स्टार्ट हुआ और लगभग 1920 तक भंग हो गया। एक दिलचस्प मोड़ में एक गंभीर अंतर्निहित सिद्धांत पर आधारित विरोध की यह कला आंदोलन बहुत ही आनंददायक रही, बकवासकारक रही। दादा कला सनकी, रंगीन, मजाकिया, व्यंग्यात्मक, कभी कभी एकदम मूर्खतापूर्ण होती है। अगर किसी को पता नहीं है कि वास्तव में दादावाद के पीछे क्या तर्क था, तो यह अनुमान लगाना मज़ेदार होगा कि एक सज्जन कोई 50-60 टुकड़े को बनाते समय आप विचार करें कि वो क्या विचार कर रहा है। समझ गए? कई हज़ार टुकड़े किसी किसी चीज़ के दे दें अलग अलग। बच्चा जैसे खेल रहा हो वैसे वो जोड़ता है, ब्रेड के साथ में एक कांटी और एक हथौड़ी रख देगा और कुछ इस तरह से उटपटांग चीज़ें ऐसे जोड़ते समय क्या तर्क कर सकते हैं? तो कोई तर्क नहीं।
कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई कला नहीं, कोई कलाकार नहीं, और हम हैं कलाकार, हम हैं कला, हमारी कला, ये हमारी अभिव्यक्ति, यही है दादा।